जाति जनगणना एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आज़ादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी? आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूं कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सकें। तीसरी चीज, जब भी आप किसी 10% आरक्षण की या किसी चीज की बात करते हैं, तो आरक्षण का तो दायरा आप बढ़ाए नहीं, उतना ही है, और उसी में आप लगातार कभी जो गरीब की बात आती है, ऊंची जात के गरीब की या कहीं कम और ज़्यादा करने की, तो आप उसी आरक्षण में करते हैं। जब तक जाति जनसंख्या के आधार पर आप नहीं देखेंगे उसकी हालात को, उनकी माली हालात को, तो आरक्षण को अब आप बहुत व्यापक रूप से उसका डिफिनेशन तय नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग ये उठा रहे हैं कि शैक्षणिक, आर्थिक आधार, उसमें जातीय जनगणना के बाद यह बेसिक मतलब रहेगा कि जातीय जनगणना आप करा लीजिए और उसके बाद तब जा करके, मैं तो पहले भी कहा, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी आप करिए, लेकिन ये बात तो सीधे नकार देते हैं मजबूत लोग। तो जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जो जीवन में आता है वो आता है डोम। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डोम, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चमार, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदिवासी, जिसके कारण जल, जंगल, ज़मीन की बात हम करते हैं। तो जो हमारे लाइफ में पैदा लेते ही मृत्यु तक डोम है, वो सबसे ज़्यादा तिरस्कृत है। जो हमारे आज ना नर्सेस की बात आई है, लेकिन कोर्ट में जब हम आते हैं तो चमैन की भूमिका सबसे अत्यधिक होती है, वो सबसे ज़्यादा कमजोर तब में तिरस्कृत है। तो जो सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तिरस्कृत है, उनकी भूमिका तय करने के लिए जाति जनगणना जैसी चीज़ों को लाई गई है। तो बीजेपी या अन्य लोग जो बार बार ये कहती है, तो पहले तो आप उसको यह ऐसे समझिए कि बीजेपी जाति जनगणना के पूरे कंट्री में आप उठा करके देख लीजिए, उसके खिलाफत रहे, इसको आप ऐसे समझिए। ये डिमांड कंप्लीट रूप से इस देश के अत्यंत पिछड़ा जो एक बड़ा वर्ग है, इस देश में जो दलित है, ST SC जो बड़ा वर्ग है, इस देश में जो OBC क्लासेस है जो बड़ा वर्ग है, आप जब OBC और अत्यंत पिछड़ा की बात नरेंद्र मोदी जी आप करते हैं, दलित और माइनॉरिटीज की बात आप करते हैं, तो उनको सामाजिक और आर्थिक आधार पर हिस्सेदारी और भागीदारी मिलनी चाहिए ना। तो बगैर जाति जनगणना के हिस्सेदारी और भागीदारी कहां से मिलेगी? मेरा ये सवाल है। और इसमें एक कॉलम बेरोजगारी का जोड़ने का सवाल है, ताकि किसी भी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को
के साथ ना इंसाफी कतई ना हो सके। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी, उसमें ना जादव है, न ब्रह्म, न भूमिहार, न राजपूत, न पासवान, न राम। बेरोजगारी का मतलब बेरोजगारी, तो उसमें सामाजिक आधार बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है। और जाति जनगणना इसलिए आवश्यक है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद कुछ ही लोगों की सुविधा जो लगातार मिल रही है उसके बाद लोग वंचित हैं, उसको समाज में मुख्य धारा में लाना, ये एक बेसिक चीज। दूसरी चीज समाधान यात्रा। समाधान यात्रा का मतलब क्या? समाधान यात्रा नीतीश जी निकले तो उसका मतलब है कि एक बेसिक जो सरकारी सुविधा, सरकार के सिस्टम से जो लोग प्रभावित है, उसका समाधान निकालें। चाहे भ्रष्टाचार, चाहे इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, चाहे आप ब्लॉक से जो प्रभावित है। समाधान का मतलब है कि हम ऐसी चीजों को सामने लाना चाहते हैं जो आम आदमी की जरूरत हो, उसको कैसे पूरा किया जाए, समाधान निकाला जाए। तो समाधान में हेल्थ भी है, समाधान में एजुकेशन भी है, समाधान में वाटर भी है, समाधान में भ्रष्टाचार भी है, और समाधान में सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है गुंडा राज, इंस्पेक्टर राज, पदाधिकारी राज। और सिस्टम चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग समाधान के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो लोग सियासत, सत्ता और एन केन प्रकार कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी को सबसे बेसिक नीड्स है आज के डेट में समाधान में कि कहाँ फार्मर्स की स्थिति क्या है, फार्मर्स को गोदाम है कि नहीं, कहाँ पर मार्केटिंग नहीं है, कहाँ पर यूरिया नहीं है, कहाँ पर पोटास नहीं है, कहाँ पर डीएपी नहीं है, कहाँ पर ये क्या कहते हैं दलित पेंशन नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति पेंशन की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ कन्या राशि की स्थिति ठीक नहीं है, कहाँ हम छोटी छोटी बेसिक बात करते हैं जो जिंदगी है, मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे स्टेफन है स्टूडेंट का, लगभग जो पेंशन की बात है, वृद्ध पेंशन आदि, क्या कहते हैं विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, जो 5 पेंशन है, जो जिसमें केंद्र का भी है और स्टेट का भी है। तो समाधान का मतलब है कि आप बिहार के अंतिम जिले के अंतिम गांव में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक अमूलचूल परिवर्तन, ब्लॉक से लेके नीचे से लेके ऊपर तक। समाधान का मतलब है ऊपर से झाड़ू, नीचे से नहीं। सिस्टम को सुधारवादी नीति से समाधान यात्रा का मकसद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा सुधारवादी प्रक्रिया के अनुपात ही होगा। अब लगातार यदि हम सिर्फ शराब 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 और सारी चीजें हम उस पर लगे रहें, अब समाधान यात्रा में आप बालू भी, आपके यहाँ सबसे बेसिक चीज क्या है? आज जो लंबा लंबा कतार लगती है, हाहाकार है, उसमें आप उठा करके देख लीजिए सबसे बेसिक चीज क्या है? क्वेश्चन क्यों आउट हो जाता है हमेशा। अब जैसे एलआरसी वाला मामले में हम 30 तारीख को गिरफ्तारी दी, अमीन वाले मामले में, पहले आप मेरिट लिस्ट पर ले आए, मेरिट लिस्ट पर सब कुछ कर लिया, उसके बाद कहा कि आप जांच एजेंसी गलत निकल गई। तो जांच एजेंसी आपकी ना गलत थी, स्टूडेंट की तो नहीं थी। तो अब आप कहते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। आप एक तरफ एसटीटी नियोजित को आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट पर होगा, एनजीओ में जितना भी आप बाहर से ला रहे हैं भर्ती के लिए नए नए एजेंसी को, उस एजेंसी के तहत जितनी रोजगार आपको देने की बात हो रही है उस वो क्या रिटर्न में है, मेडिकल का रिटर्न में है। आप उठा करके देखिएगा, तो जब आप मेरिट लिस्ट पर नौकरी दे रहे हैं तो फिर अमीन को कुछ चीजों को आप रिटर्न की बात करते हैं, जबकि हम और हमारी पार्टी रिटर्न के पक्षधर है, हम मेरिट पर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मेरिट पर गड़बड़ हो गया, तो रिटर्न में गड़बड़ नहीं होगा। ये जो अभी भी एसएससी का जो मामला है, आप इसको ऐसे देखिए, एक स्कूल में जहां सेंटर पड़ता है वहां जेमर लगा हुआ है और वहां कोई मोबाइल भीतर नहीं जाता है, तो क्वेश्चन आउट तो कहीं बाहर से हुआ, वहां से नहीं हुई।
तो ये कौन देख रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि समाधान नीतीश कुमार जी को यह निकालना चाहिए कि जब कोई क्वेश्चन लीक होता है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पो वाले, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा। जो जीनियस है वो होता है। और ये मैटर है समाधान में कि जब सबसे ज्यादा पढ़ने के बावजूद हम नौकरी नहीं पा सकते हैं, नंबर लाओ और नौकरी पाओ, जिसकी अधिक नंबर उसको अधिक नौकरी मिल जाए, तो भैया ये तो मामला बहुत क्लियर गायब हो जाएगा ना। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि शिक्षा मंत्री और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि जब इतने बड़े घोटाले, बड़े स्केल पर 32-33 घोटाले गुजरात में, लगभग 26 घोटाले, 27 घोटाले मध्य प्रदेश में, लगभग 9 घोटाले उत्तराखंड में, लगभग 7 घोटाला हिमाचल में, बेंगलोर में लगभग इसी तरह के घोटाले, बिहार में लगभग आधे आजादी के बाद से घोटाले का ये पेपर लीक का मामला चल रहा है, डाउन से लेके ऊपर डाउन तक लगे रहे। तो इसमें शिक्षा मंत्री, आयोग के चेयरमैन और एजुकेशन सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, ये लोग कहीं भी जिम्मेदारी इस पर तय नहीं होती है। मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पर नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर की और इन लोगों की कि कौन इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। एक सबसे बड़ी बात है। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि इस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और जेल भेजना चाहिए बड़ी मछली को। छोटी मछली को काट के बड़ी मछली को सरकार बचाती है, यह भी एक समाधान का पात्र है। दूसरा चीज समाधान यदि आप ढूंढिएगा तो सीबीएसई का एग्जामिनेशन में 95% मार्क है, 99 मार्क है। तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन पप्पू यादव का बेटा देता है और बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पप्पू पासवान का, पप्पू राम का, पप्पू भुइया का, पप्पू नुनिया का, पप्पू चंद्रवंशी का, पप्पू कहार का, पप्पू कुमार का, और जो पप्पू झा, पप्पू सिंह, पप्पू यादव जो गरीब का बेटा है, मिडिल क्लास का बेटा है, वो देता है बिहार बोर्ड का। तो बिहार बोर्ड में 75% मार्किंग है और सीबीएसई में 95-99% है। अब आप कहते हैं कि जिसका ज्यादा मार्क्स होगा और मार्क्स के आधार पर आप मेरिट लिस्ट बनाइएगा, तो बिहार बोर्ड के जो मिडिल क्लास के बच्चे वो तो गए बूट लादने, तो गरीब मार्क्स तो उसको मिलेगा नहीं, तो मार्क्स तो मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड को। तो सीबीएसई बोर्ड समाधान नीतीश कुमार जी को बिहार बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड में 95-99% मार्क और यहां 75 क्रॉस नहीं करते, और यह बिहार के लिए नाइंसाफी है, बिहार के बच्चों के लिए नाइंसाफी है। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर हमको काम करने की जरूरत है। हम जो लोगों को, फार्मर्स को जरूरत है, पीस जरूरत है। अब आरा में रात के 3 बजे लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती? बालू इतने दिनों से पेचीदा क्यों होता जा रहा है? जिलेबी की तरह कौन सा कानून है ये बालू का? बालू के बगल में रहने वाली जितनी जाति उपजाति है, जो नाव चला के अपनी जीविका जीते हैं, जो ट्रैक्टर चला के, आप उसको बंद कर दिए। और ओवरलोड जो पप्पू यादव, पप्पू दादा, पप्पू नाना लोग चलाते हैं, आप उसकी दादागिरी चलने दिए। तो आप कॉमन लोगों को आप बर्बाद कर रहे हैं, नाव वाले को बर्बाद कर रहे हैं, नाव को उसका गोली मार के या काट के या भाला छेद करके उसको पानी में डुबा रहे हैं। ट्रैक्टर वाला मर रहा है और माफिया तय कर रहा है। तो समाधान यहां निकालिए कि 28 करोड़, 29 करोड़, 32 करोड़ का जो टेंडर है, वो टेंडर 40 लाख के और 20 लाख के नीचे हो, ताकि बेरोजगार लड़के, इंटर बीए किया हुआ लड़का ले सके, जिसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलेगी और दादागिरी भी कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक एक माफिया को बड़ा बड़ा चीज आप दिए हुए हैं, तो आप इस पर तय नहीं करते हैं। अब आप हमको 5वीं-6ठी बात बताइए कि 2 घंटे के बाद आरा में पत्रकार हो या पप्पू यादव, बिजनेसमैन हो या कोई, क्या अपनी बीवी के साथ कहीं 2 घंटे बैठ सकते हैं? क्या दूसरे दिन अपनी बहन के साथ आप किसी वाटर पार्क या किसी पिज्जा हट या किसी बर्गर या चाउमीन का अच्छा दुकान या कॉफी बीन या बरिस्ता या सीसीडी या कोई इन्वायरमेंट है जहां 2 घंटे आप जिंदगी जी सकते हैं? समाधान यात्रा का मतलब है कि एक लाइफ हमको देना है, जहां एक बहन अपने भाई के साथ हर दिन 8 घंटा। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, यूपी,
जहां जब शादी ब्याह होती है, फंक्शन होता है, तभी मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी घर से बाहर जाती है, या कोई मेला लगता है। आप जाइए बम्बई, आप जाइए दिल्ली, पप्पू यादव की बेटी यदि खेल के आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टेफन कॉलेज करके आती है, तो 2 घंटा पहले बरिस्ता बैठती है दोस्तों के साथ। फिर शाम में आती है तो 4 घंटा खेलने जाती है, तो फिर 2 घंटा कोस्ता बैठती है। हम खान मार्केट जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन आरा में कहां जाइएगा घूमने के लिए? कौन सा माहौल है, कौन सा एनवायरमेंट है? अंतिम, क्या बिहार में 5 ही लोगों को जीने का राइट है? या तो जजेस, अपराधी, माफिया, नेता और पदाधिकारी, और दलाल। ये 6 दलाल, सबसे बड़ा घर का जो लोग है वो सबसे बड़ा दलाली करता है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार पर देना चाहिए, और सबसे ज्यादा पीस लाइफ को जीने पर देना चाहिए, और दूसरा रोजगार पे देना चाहिए। हम भूलते जा रहे हैं, हम शराब में और गठबंधन की राजनीति में फंसते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरा बहुत क्लियर है, हम जिस दिन आएंगे उस दिन सबसे बड़ा मेरी चैलेंज होगी कि हम आरा में हर आदमी को रात के 3 बजे तक जीने का माहौल दें, 2 बजे तक हम पटना जाने का माहौल देंगे। हम इन अंतिम व्यक्ति, जो सबसे निचला व्यक्ति है, उसको वो सरकार का हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा। ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम गवर्नमेंट में आएंगे, हमें कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास बिहार के अंतिम व्यक्ति को कराएंगे। समाधान का मतलब यहाँ है, और समाधान हमको यहाँ ढूंढना चाहिए। ये मेरा बहुत क्लियर है। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। समाधान यात्रा के बाद लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, एक बात पहले आप सुनिए, नीतीश जी ने पहले ही कह चुका है कि 2005 के बाद, 25 के बाद, आप राजनीतिक रूप से, मैं इस पे, ये नीतीश जी और उस गठबंधन की बात है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसको बनाना है वो नीतीश जी की जिम्मेदारी है और उनका विवेक है। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री या कुछ बनने की बात आएगी तो 6-7 गठबंधन है, कांग्रेस भी है, सभी लोग हैं। तो महागठबंधन यदि तय कर लेगा कि मुख्यमंत्री मेरा अमुक आदमी होंगे, तो उसमें किसी को मिर्ची क्यों लगती है? जैसे जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी को पीएम बनने का ऑफर मिला था दूसरी बार, तो राहुल गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि बोला मनमोहन सिंह जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अभी वो चला रहे हैं, अच्छा इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का मामला है, सस्टेनेबल मामला है वर्ल्ड का, इसलिए इस पर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर डील का भी मामला उस वक्त आया था। तो लोग क्या कहते हैं वो छोड़िए, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 के बाद जब हम जनता हमें चुनेगी तो उसके, हमारे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है उसमें तेजस्वी जी भी है। तो क्या आपत्ति है? नीतीश कुमार जी ने किसी बात को, एज ए गठबंधन के मुखिया ने कोई बात कही तो हो सकता है वो कांग्रेस या सभी लोगों से राय करके, या उनकी निजी राय होगी, लेकिन जब सामूहिक बात आएगा तो ये 2024 के बाद ना ये मामला आएंगे, 25 में जब चुनाव कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो अभी तो ये मुद्दा है नहीं, अभी मुद्दा है खाद का, अभी मुद्दा है अन्य चीजों का, अभी मुद्दा है अपराध का, अभी मुद्दा है जाति जनगणना का, अभी मुद्दा है बगल के पड़ोसी से बिहारी को भगाया जा रहा है 1985 के सेंसस में। उसमें हम लोगों ने चैलेंज में लिया है कि आप 1932 को हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, उसको आप ज्यादा सुविधा दीजिए, उससे ज्यादा सुविधा आदिवासी जो 32% उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो 85 के बिहार या बाहर के लोग हैं उसको आप चोर कहिए, गाली दीजिए, काट मार कीजिए, यह स्वीकार नहीं है। आप सुविधा कम दीजिए, नौकरी में हिस्सेदारी कम दीजिए, भागीदारी कम दीजिए, लेकिन यदि आप भगाएंगे एक ही कंट्री में तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुद्दा इस बात को लेकर है, मुद्दा बीएसएससी को बात को लेकर के है, मुद्दा एसएससी को लेकर के है, मुद्दा
इन मुद्दों को लेकर के मुद्दा है। आप गोली लाठी क्यों चला रहे हैं? हम अपने राइट की बात कर रहे हैं कि तीनों सेमेस्टर परीक्षा कैंसिल हो और आप हम पर लाठी चला रहे हैं। तो बात आप यहां करिएगा ना, ये बात और चीज करिएगा। आखिर सरकार बालू पर कड़े नियम क्यों नहीं बनाती है? अभी भी ओवरलोडिंग जारी है, लगातार माफिया बालू घाट पर गोली चला रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, सभी दल के तालमेल घालमेल बालू में है, इसको ऐसे समझिए। और सिंडिकेट चलाता है इंस्पेक्टर, डीएसपी, दरोगा, ये लोग। सिंडिकेट चलाने में इनकी भागीदारी है, कॉपरेट और प्रोटेक्ट करने में नेताओं की भागीदारी है, पैसा माफिया लगाता है, 4-5 लोगों को मिलकर एक सिंडिकेट चलता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी थाने, डीएसपी और सबका बंटवारा होता है। आप एक बिहार में एक बड़ा इकोनॉमिकल उद्योग है बालू, जो बिहार के गवर्नमेंट को जितनी रेवेन्यू मिलना चाहिए उसका आधा मिलती है, वो भी नहीं मिल पाता है। सरकार को यदि रेवेन्यू में शराब भी चली गई, सिर्फ जमीन के लिए आप रजिस्ट्री में सबसे ज्यादा 10% आपने सबसे ज्यादा रजिस्ट्री का कर दिया भारत में, तो आप आम आदमी के लिए रजिस्ट्री सबसे ज्यादा कर दिए। और जो अपराधी माफिया और पदाधिकारी सब लोग मिल करके जो धंधा करते हैं उस पर कोई कठोर कानून या कानून है भी तो एक्शन नहीं लेते और उसको इजिबल तरीके से जाने देते। तो जब नेता, पदाधिकारी और सिस्टम पूरा इन्वॉल्व हो तो फिर क्या कानून मजबूत हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने भट्टी साहब के मामले में यही बात कही कि भट्टी जी आते ही सबसे पहले यहाँ के सबसे बड़े शूटर आरा के गिरफ्तार हुए यूपी से। हमने कहा कि इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, उनको आराम से लाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे लोग जो पैसे लेके क्राइम करते हैं, हीनियस क्रिमिनल है, जो गोली मारता है, जो सीधा मारने के लिए पैसा लेता है, 56-47, मेरे ख्याल से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और इंसानियत के लिए वो कलंक है। वह कोई भी हो, बिंदु कोई हो, व्यक्ति कोई हो। और हर पार्टी को गलत लोगों से बचना चाहिए किसी भी कीमत, हर पार्टी को। हमारे पास आप टीम देखिए, अब ईमानदारी, कैरेक्टर सबकी जो बेमिसाल टीम है, आप उठा के देखिए। तो आप हम पर सवाल करिए ना। जमीन और बालू, शराब, यही ना एक धंधा बचा है बिहार में कि और कुछ है? बैंकिंग हमें पैसा देती नहीं, जनधन का पैसा मिलता नहीं, रोजगार का उपाय है नहीं, नौकरी अब आम आदमी को मिलेगी नहीं, पैसा 10, अभी एसटीटी वाला मामला अभी आया नहीं है कि बाजार में 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, आप हमको 50 लाख रुपया लो ना, 1 करोड़ दो, हम नेट में आपको पास करा देते हैं। अब हमको 20 लाख दो, जीआर में पास करा देते हैं। सही है ना? बिल्कुल खुले डाक है, खुली किताब है। अब बिहार और देश के गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा जीनियस होकर के नौकरी नहीं पा सकता। पैसा है तो नौकरी लो, बड़े बाप का बेटा हो तो नौकरी लो, नेता के घर से हो तो नौकरी लो, पदाधिकारी के घर के हो तो नौकरी लो। 100% गरीब यदि जीनियस हो गया तो मिल जाएगी नौकरी। यदि 100 में 90 के नीचे गरीब और मिडिल क्लास चला गया तो नौकरी नहीं मिली। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, पप्पू यादव क्या करेंगे? गठबंधन करेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे बिहार में? भैया आप हमको एक बात बताइए, हमारे लिए कोई बैठल है अगरबत्ती दिखा के? विपक्ष की भूमिका आज के डेट में भी सबसे ज्यादा, जब महागठबंधन पर कोई हमला होता है तो सबसे ज्यादा उसको प्रोटेक्ट पप्पू यादव करती है। शराब में लोग मरे, हम 80 लोगों को मदद जाके किए। कटिहार का घटना पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। आप ही के आरा की घटना, पप्पू यादव यदि हैवॉक नहीं करता तो ये शूटर पकड़ाते। नाम लिए थे ना हम, नहीं लिए थे? नाम कौन लिया था? और कोई लिया था क्या?
मारवाड़ी को मारा गया, अन्य लोगों को मारा गया है। अब फिर आप लोग हम नाम लेंगे तो चल जाइएगा 2-4 ठो बयान लेने के लिए, हम छोड़ दें। तो हम नाम नहीं लेंगे। फिर आप इसी में से 4 ठो चल जाइएगा, हाँ पप्पू यादव जी ऐसे बोले हैं। तो भैया आप ही लोग ना इन गंदे लोगों को बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं। सर सबको नहीं पता है कि कौन कौन लोग कुकर्म कर रहे हैं यहाँ। वोट कौन देता है माफिया लोगों को? 302 में आजीवन कारावास के काटने के बाद लोग आता है, लोग चीजें, तो वोट तो आप दे ही रहे हैं। तो उसमें हम कहां से आते हैं? पप्पू यादव तो सबसे बड़ी आवाज महागठबंधन के साथ खड़े हैं ना। हम तो एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को, यदि आप इस देश को नफरत से और संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो छोटी छोटी पार्टी को आपको साथ लेके चलना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जो महागठबंधन का नेतृत्व करेगी आने वाले लोकसभा में, पप्पू यादव उसके हिस्सेदार होंगे। हम एक जिम्मेदार बिहारी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। बिना किसी जात धर्म मजहब के हम लगातार बिहार के 13-13.5 करोड़ लोगों के लिए उसकी अपेक्षा पर हम खड़े उतरते हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि महागठबंधन वो राजा है, हम रंक है, वो तय करे पप्पू यादव की भूमिका, और हम उस भूमिका में हैं। बिहार में वर्तमान में जनसुराज, समाधान और भारत जोड़ो तीनों यात्राएं भैया ऐसे में राजनीति किस तरफ रुख करेगी? भैया एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा तो जब देश स्तर पर न लाखों करोड़ लोग जुटे हुए हैं, अब बीजेपी वाला ये ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट के भीतर कौन सा कपड़ा पहनते हैं कि गर्मी ठंडा नहीं लग रहा है। अब ये बात आप बताइए, कोई बीजेपी को कोई मतलब वसूल है? आप हमको बताइए। सही में राहुल गांधी कहते हैं कि गरीब, किसान, मिडिल क्लास के लोग के पास स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, चादर नहीं है। आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते? आप ये सवाल राहुल जैसे पप्पू यादव से आप लोग पूछते रहते हैं कि आप पैसा कहां से लाते हैं। ये कोई सवाल है? आप यहाँ क्यों नहीं पूछते हैं लोगों को कि आपको साइकिल था, आप इतना पैसा कहां से लाए? हम ही से काहे पूछते हैं पैसा कहां से लाते हैं बांटने के लिए? तो हम यदि आपको कहीं से ला के आपको हम मदद करते हैं तो आपको पेट में दर्द क्यों है? मेरे फोन से यदि किसी मेडिकल कॉलेज में आपके भाई बहन छूट जाते हैं और मेरे 50,000 20,000 मदद करने से, तो फिर आपको ये दुख क्यों? सर भारत संकट में, भारत के गरीब संकट में, भारत की विचारधारा संकट में, भारत का संविधान और लोकतंत्र संकट में, भारत की आजादी संकट में, भारत का इतिहास और संस्कृति संकट में, भारत की एक कानून, एक नियम, भारत का एक गॉड, एक खून, सब संकट में है। भारत की इकोनॉमी संकट में, भारत की बेटियां बहनें सुरक्षा संकट में, जीएसटी, नोटबंदी, पूरा का पूरा कोलैप्स है। तो भारत जोड़ो यात्रा जनता के अलावा रास्ता क्या बचते? जो लोग जनता के बीच निकलते हैं उनको पहले यह देखना चाहिए कि आपकी भूमिका और योगदान कितना है भारत में आम लोगों के प्रति। नीतीश जी की भूमिका है, निकले हैं। भारत यार कांग्रेस की भूमिका है, राहुल जी निकले हैं। तो पहले आप सेवा तो करिए।